हेलो एवरीवन, मेरा नाम साकिब है और आज हम लोग बात करेंगे बिहार एसटीईटी यानी सरकारी शिक्षक बनना है आपको। अगर बिहार सरकार के सेकेंडरी गवर्नमेंट स्कूल में या फिर आपको सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, तो आपको कौन से एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने पड़ेगा, उस पर हम बात करेंगे। तो ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे जो आने वाली स्लाइड्स में आपको दिखेंगे। ये हमारे एग्ज़ाम लिए गए थे बीएससीबी बोर्ड के द्वारा, जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है, जो आपके बच्चों के लिए भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, और सेम बोर्ड जो है आपको टीचर के लिए भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। अगर आपको टीचर बनना है तो आपको सेकेंडरी के लिए स्पेशली, और आपके पेपर 1 जो होंगे वो सेकेंडरी के लिए होंगे, और पेपर 2 आपके होंगे किसके लिए, सीनियर सेकेंडरी के लिए एग्ज़ाम होंगे। तो हमारा 2019 में ऑलरेडी एग्ज़ाम लिया गया था। जो पहला एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो गया था, पेपर लीक वगैरह की खबरें आई थी कई जगह से। और दूसरा एग्ज़ाम जो है वो कुछ दिनों के बाद से, 1-2 महीने के बाद से लिया गया था, जो ऑनलाइन सीबीटी मोड से लिया गया था, कंप्यूटर मोड से लिया गया था। तो आज हम लोग बात करेंगे स्पेशली 2019 के उस पेपर की जो इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए पूछा गया था, पेपर 1 का, और उसके कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका पहला पार्ट ऑलरेडी वीडियो आपका चैनल पे अपलोडेड है, जो प्लेलिस्ट होगी जिसमें आपको बिहार स्टेट इंग्लिश करके लिखा होगा, उस पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा। और 2023 में जो आपका अपकमिंग वैकेंसी नोटिफिकेशन है आपके स्टेट के लिए, एसटीईटी जो हमारे सेकेंडरी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होंगे, उसके लिए हमारा जो अपकमिंग वैकेंसी के लिए हमारी प्रिपरेशन ऑलरेडी हम आज से शुरू कर दें, क्योंकि क्वेश्चन के लेवल डेफिनेटली बहुत ही टफ होने वाले हैं। और बहुत सारे बच्चे, इसमें दो नज़रिए हैं मेरे देखने के, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। एक तो ये हमारा ओपिनियन हो सकता है कि बिहार के बच्चों को जनरली क्या होता है कि आपको जो बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनको 10वीं की परीक्षा देनी है बिहार बोर्ड से, तो उनको इंग्लिश का ऑप्शनल रख दिया गया है, मतलब उनको किसी तरह पास कर जाना है, उसके नंबर नहीं जुटेंगे। तो बच्चों में शुरू से ही वो रहता है, नेग्लिजेंस रहता है एक तरह से, कि वो इंग्लिश के नंबर जब जुटेंगे नहीं तो हमको पढ़ना क्यों है। पर आपको जब हायर स्टडीज़ के लिए आप जाएंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको इंग्लिश एक बहुत बड़ा हडल बनने वाला है, बड़ा डिफिकल्टी हो जाएगी आपको। अगर आपको ग्रामर नहीं पता है, आपको वोकैब नहीं पता है, अगर आप सेंटेंस को फ्रेम नहीं कर पाते हैं, अगर आपको टेंस का नहीं पता है, अगर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं पते हैं, इस तरह के बहुत सारे आपको डिफ़िकल्टी होने वाले हैं डेफिनेटली। तो बिहार के बच्चों का दो नज़रिया है मेरे देखने के हिसाब से। एक तो बच्चे बहुत तेज़ होते हैं क्योंकि वो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं। दूसरे बच्चे जिन्होंने बोर्ड को इग्नोर किया है किसी तरह से, स्पेशली इंग्लिश के पार्ट को इग्नोर किया है, और वो आगे जाते हैं किसी तरह से। जब उनको रियलाइज़ होता है कि बहुत देर हो चुकी है, तब उनको मालूम होता है कि इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट है। तो स्पेशली जो बच्चे इंग्लिश के टीचर बनने की लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल सेशन रहेगा इस चैनल पे। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सभी चैनल से जुड़ जाएंगे। तो बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 101, देखेंगे। चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इसमें से आपको जो करेक्ट ऑप्शन है वो चूज़ करना है। पहला ऑप्शन है, आई सॉ अ स्ट्रेंज ड्रीम लास्ट नाइट। मैंने पिछली रात में, गुजरी हुई रात में एक सपना देखा। कैसा सपना था? जो स्ट्रेंज था। दूसरा ऑप्शन है, आई गॉट अ स्ट्रेंज ड्रीम लास्ट नाइट। उसके बाद तीसरा ऑप्शन हमारा है, आई हैड ए स्ट्रेंज ड्रीम लास्ट नाइट। चौथा ऑप्शन है, आई फेस्ड ए स्ट्रेंज ड्रीम लास्ट नाइट। तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में से सॉ नहीं होगा, गॉट नहीं हो सकता है, उसके बाद हमारा फेज नहीं हो सकता। हम सपना में इसके लिए सॉ नहीं करते हैं, हमने सपना देखा, उसके लिए हम हमेशा हैड ए ड्रीम, अगर लास्ट नाइट की बात हो रही है तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि आई हैड ए ड्रीम लास्ट नाइट होगा। तो इसका रीज़न क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, हैड ड्रीम इज मोर करेक्ट। हैड ड्रीम जो है वो मोर करेक्ट है किससे, हमारे सॉ ड्रीम से। तो यहाँ पे हमारा तीसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लिखा हुआ है यहाँ पे, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर इन स्लीप। ये तब की बात हो रही है जब हम उस सिचुएशन की बात करें जब हम सोने की हालत में होते हैं। इन दिस केस वी यूज आई हैड अ ड्रीम और आई ड्रीम, है ना। या तो दो ऑप्शन करते हैं, आई ड्रीम करते हैं या आई ड्रीम्ड करते हैं। यहाँ पे इसका आपका टेंस चेंज हो गया है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फॉर टॉकिंग अबाउट अ पार्टिकुलर ड्रीम देन वी यूज आई हैड। तो जनरली अगर हम कोई सपना देखते हैं ना, तो यहाँ पे हम बताते हैं कि आई ड्रीम या फिर आई ड्रीम्ड। बट यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अ पार्टिकुलर ड्रीम दैट हैड लास्ट नाइट, सो वी विल बी यूज, क्या ऑप्शन होगा हमारा, आई हैड ए स्ट्रेंज ड्रीम लास्ट नाइट, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 102 में हमारा, विच वन इज ए रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। ये 4 ऑप्शन है, हॉरिबल है, इफिशिएंट है, इनसिग्निफिकेंट है और आपका कस्टम है। तो यहाँ पे आप देख लेंगे स्पेलिंग मिस्टेक में इफिशिएंट की स्पेलिंग जो है EFFICIENT होगी। तो यहाँ पे आपका ये वाला पार्ट में क्या कर रहा है, रॉन्गली स्पेल्ड पूछ रहा है, तो ये हमारा बी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। 103 देखेंगे, माई फ्रेंड स्पीक्स डैश फ्रेंच सो वी वर एबल टू फाइंड अ नाइस रूम इन पेरिस। तो ये कह रहा है कि मेरा दोस्त जो है वो बहुत अच्छी फ्रेंच बोलता है, इसकी वजह से हम लोग को क्या हुआ, एक बहुत अच्छा रूम हम लोगों ने खोज पाने में हम कामयाब रहे थे। तो यहाँ पे देख पाएंगे आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, अ फीव का है, द फीव का है, अ लिटिल है और द लिटिल है। तो 4 ऑप्शन में से हम समझते हैं एक एक करके
कि हम द लिटिल का यूज़ कहाँ करेंगे, अ फ्यू का यूज़ कहाँ पे करेंगे हम, उसके बाद हमारा द लिटिल और फ्यू का यूज़ कहाँ पे करेंगे। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे लिटिल का यूज़ हम करते हैं, इट मीन्स नॉट मच और हार्डली एनी, तो बहुत ज़्यादा अगर नहीं होता है तो हम लिटिल का यूज़ करते हैं और इसका नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, फॉर इंस्टेंस देयर इज़ अ लिटिल होप फॉर दिस हिज रिकवरी, तो बहुत उसके ठीक होने के चांस बहुत कम है, बहुत देयर इज़ अ लिटिल होप। तो यहाँ पे सिर्फ लिटिल करेंगे, अ लिटिल नहीं करेंगे, द लिटिल नहीं करेंगे। आई होप यहाँ पे क्लियर है, नेगेटिव सेंस में है, अगर वो कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके ठीक होने के चांसेस क्या हैं, बहुत कम है। तो हमारा देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, इट मीन्स ही इज नॉट लाइकली टू रिकवर, इसका मतलब क्या है कि वो रिकवर होने वाला नहीं है। द रिच मैन हैड लिटिल कंसर्न फॉर द पुअर, यानी जो अमीर व्यक्ति होते हैं उनके क्या होते हैं, बहुत कम कंसर्न होते हैं गरीबों के लिए, वो बहुत कम ये रखते हैं, ध्यान रखते हैं। तो लिटिल का आप यूज़ बिल्कुल समझ पा रहे हैं। दूसरा हमारा देख लेंगे, आ लिटिल का यहाँ पे यूज़ किया गया है। आ लिटिल मतलब इट मीन्स सम बट लेस अमाउंट, कुछ हो सकता है लेकिन अमाउंट में उसके जो अमाउंट जो है वो कम रहेंगे। तो इट हैज़ अ पॉजिटिव कॉन्टोनेशन। ऊपर आपने क्या देखा है, ऊपर हमने देखा था नेगेटिव कोनोटेशन था इसका, और इस वाले में हमारा पॉजिटिव कोनोटेशन है, राइट। तो हमारा फॉर इंटेंस इसके यूज़ के लिए हम देखेंगे, द डॉक्टर वॉज हैप्पी बिकॉज देयर वॉज अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। डॉक्टर खुश था क्योंकि कोई जो मरीज था उसकी ठीक होने की थोड़ी बहुत उम्मीद बची हुई थी। देख पा रहे हैं आप, द डॉक्टर वॉज हैप्पी बिकॉज देयर वॉज अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। इट वॉज लाइकली दैट द पेशेंट वुड रिकवर, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो पेशेंट है, जो मरीज है, वो क्या होगा, रिकवर हो जाएगा। आल लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, ये आपने देखा होगा, सुना होगा, मतलब थोड़ा ज्ञान जो है वो ज़्यादा खतरनाक होता है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं आल लिटिल का यूज़ हमने देख लिया है। लेस अमाउंट ऑफ नॉलेज, यानी यहाँ पे देख पा रहे हैं आल लिटिल नॉलेज मतलब थोड़ा नॉलेज। यहाँ पे आप देखेंगे आल लिटिल होप ऑफ रिकवरी मतलब थोड़ी रिकवरी, बट पॉजिटिव है, अभी उसमें हम उम्मीद लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नेगेटिव है। पर नेगेटिव हमारा क्या है, देर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, यहाँ पे अ नहीं है, द नहीं है, लिटिल होप है, यानी इसका नेगेटिव आपका कोनोटेशन होने वाला है। तो हम देख चुके हैं अ लिटिल, उसके बाद लिटिल देख चुके हैं, द लिटिल लिखना है हमें। द लिटिल क्या है, यहाँ पे देख पा रहे हैं, इट मीन्स नॉट मच बट ऑल द दैट इज देयर, मतलब इसमें ज़्यादा नहीं है पर सब उसमें शामिल है। उसके बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे ना, तब हमारा क्लियर हो पाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप, इट इज़ क्वाइट ईजी टू अंडरस्टैंड दिस बिकॉज देर इज दैट आफ्टर द नाउन फॉलोड बाई लिटिल, समटाइम दिस इज नॉट मैंशन बट इट इज इम्प्लाइड। फॉर इंस्टेंस, इसके एग्जाम्पल के लिए हम देख पाएंगे, द लिटिल का एग्जाम्पल हमारा होगा, द लिटिल ग्रेन दैट वी हैड वॉज स्पॉइल्ड इन द रैन, यानी कि जो भी अनाज थोड़ा बहुत हमारे पास में था वो बारिश में क्या हो गया, वो बर्बाद हो गया, रिउंड हो गया। देख पा रहे हैं, द लिटिल ग्रेन दैट वी हैड वाज स्पॉइल्ड इन द रेन, जो हमारे पास थोड़ा बहुत भी अनाज था वो क्या हो गया, बारिश में बर्बाद हो गया, वेस्ट हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे देख चुके हैं, हमारा लास्ट ऑप्शन है फ्यू का। फ्यू का यूज़ हम कहाँ पे करेंगे, तो फ्यू इज यूज विद प्लूरल नाउन्स, ये हमारा प्लूरल नाउन्स के साथ में फ्यू का हम यूज़ करते हैं। इट इंडिकेट्स अ स्मॉल नंबर ऑफ समथिंग, मतलब ये कुछ भी अगर कम संख्या है उसको ये डोनेट करता है, उसको ये इंडिकेट करता है। देयर वॉज वेरी फ्यू चिल्ड्रन इन दिस क्लास, देयर वर वेरी फ्यू चिल्ड्रन, मतलब यहाँ पे कम अमाउंट की बात हो रही है, कुछ ही बच्चे थे जो क्लास में शामिल थे, राइट। तो आई कुड आंसर ओनली अ फ्यू क्वेश्चंस, मैं एग्जाम में गया लिखने के लिए पर मुझे बहुत थोड़े ही आंसर आते थे, तो मैंने क्या किया, आई कुड आंसर ओनली अ फ्यू क्वेश्चंस, मैं जो था कामयाब हो पाया क्या करने में, तो कुछ ही क्वेश्चन मुझे आते थे जो मैं कर पाया। अ फ्यू मतलब अ फ्यू क्वेश्चन, थोड़े क्वेश्चन मैं जानता था। उसके बाद अ फ्यू चिल्ड्रन, यहाँ पे फ्यू चिल्ड्रन है, फ्यू चिल्ड्रन और अ फ्यू का डिफरेंस आप समझ पा रहे हैं। ये आपको बेहतर आपकी कंप्रीहेंशन और अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लास्ट एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे देख पा रहे हैं। फ्यू का यूज़ हम समझ चुके हैं कि प्लूरल नाउन के साथ में यूज़ होता है। उसके बाद एग्जांपल अगर देखेंगे, फ्यू चिल्ड्रन इन द क्लास, मतलब कुछ बच्चे थे जो क्लास में शामिल थे। उसके बाद अगला एग्जांपल देखेंगे, आई कुड आंसर ओनली अ फ्यू क्वेश्चंस, मैं क्या कर पाया, कुछ ही सवालों के जवाब मैं दे पाया। अ फ्यू मीन्स सम, अ फ्यू का मतलब थोड़ा है। उसके बाद इट हैज़ अ पॉजिटिव मीनिंग, ये हम समझ चुके हैं। देयर वर फ्यू चिल्ड्रन इन द क्लास, क्लास में कुछ बच्चे शामिल थे, आए हुए थे। अब द फ्यू का मतलब क्या है, द फ्यू मीन्स नॉट मैनी बट ऑल ऑफ दोज। तो एग्जाम्पल देखेंगे, द फ्यू पब्लिक पार्क्स दैट वी हैव आर नॉट वेल मेंटेन, थोड़े बहुत जो पब्लिक के पार्क हैं जिसमें पब्लिक घूम फिर सकती है, वो जो हैं क्या हैं, आर नॉट वेल मेंटेन, अच्छी तरह से उसके रखरखाव नहीं किए गए हैं। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है पैडागोजी इज द स्टडी ऑफ, ये जो पेडागोजी होती है ये किस तरह के सब्जेक्ट की स्टडी होती है, इसको क्या कहते हैं हम, तो एजुकेशन की होती है, या फिर आपका लर्निंग में प्रोसेस होता है, या फिर आपकी केयरिंग स्टूडेंट्स होती है, या फिर आपके टीचिंग मेथड्स होते हैं।
तो यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड है, बट ये डायरेक्ट एजुकेशन की स्टडी को पेडागोजी नहीं कहेंगे। जो हमारे टीचिंग के मेथड्स होते हैं, अलग अलग टूल्स जो यूज़ किए जाते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, तो वो टूल हमारा क्या है, टीचिंग का मेथड जो है वो कहलाता है हमारा पेडागोजी। तो 104 हमारा क्लियर है। रीडिंग, हम 105 में हमको सेंटेंस अरेंजमेंट है, इसको हमें एक सुटेबल और करेक्ट वे में इसको हमें सजाना है, करेक्ट करना है। तो रीडिंग बुक्स, तो हमारा रीडिंग्स बुक्स दे करके आपका अधूरा छोड़ दिया है। अब ये चारों में से आपको एक एक लेवल पे आपको सुटेबल जो ऑप्शन है वहाँ पे रखने हैं, ताकि हमारा एक सीक्वेंस में करेक्शन इसका हो पाए। तो हम देख पा रहे हैं कि रीडिंग बुक्स is a habit but also enlarge the mind because it is not only increases knowledge which must be cultivated by everybody। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बात हो रही है कि किताब पढ़ने की बात हो रही है और किताब पढ़ने से क्या फ़ायदे होते हैं उसकी बात हो रही है, बट यहाँ पे सेंटेंस जो है अलग अलग डिसअरेंजमेंट वे में है, तो इसको हमें अरेंज करना है। तो हमारा ऑप्शन हम करेक्ट वाला पे बात करेंगे। तो आते हैं हम अपने ऑप्शन पे। हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हम कैसे करेक्ट होगा, सबसे पहले हम देखते हैं रीडिंग बुक इज़ अ हैबिट, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद हमारा चौथा ऑप्शन फिट होगा, पढ़ना, किताब पढ़ने की जो एक हैबिट है, जो एक आदत है, विच मस्ट बी कल्टिवेटेड बाय एवरीबडी, जो सभी व्यक्तियों द्वारा क्या अपनानी जानी चाहिए। क्योंकि आगे देखिए इसके बाद हमारा थर्ड ऑप्शन होगा, बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली इंक्रीज नॉलेज, क्योंकि ये सिर्फ ज्ञान ही नहीं बढ़ाता है बट ऑल्सो इनलार्ज द माइंड, बट इसके अलावा ज्ञान बढ़ाने के साथ साथ हमारे दिमाग को भी इनलार्ज करता है, हम ब्रॉड वे में सोच पाते हैं। तो हमारा सुटेबल क्या हो जाएगा, रीडिंग बुक्स के बाद हमारा इज ए हैबिट विच मस्ट बी कल्टिवेटेड बाई एवरीबडी बिकॉज इट नॉट ओनली इंक्रीजेज नॉलेज बट ऑल्सो इंक्रीजेज द माइंड। तो ये हमारा ऑप्शन 105 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है, आपको कोई डाउट नहीं है। अगला पार्ट देखेंगे, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ एन एरर। तो इस नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें किसी एक में एरर है आपका, वो फाइंड आउट करने हैं। द कस्टमर हैंडेड ओवर ₹100 नोट टू द शॉपकीपर। तो जो ग्राहक थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक 100 रुपये का नोट जो था वो दुकानदार को दिया। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि ये आर्टिकल का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखेंगे आप कि ₹100 नोट बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पे एस हटा देंगे तो हमारा सेंटेंस क्या है, करेक्ट हो जाएगा। तो हमें एरर फाइंड करना है, तो हमारा हो जाएगा द कस्टमर हैंडेड ओवर ₹100 नोट टू द शॉपकीपर। यहाँ पे एस हम इसको हटा देंगे, तो हमारा कौन से पार्ट में एरर है, बी पार्ट में हो जाएगा। ₹100 नोट वाले में होगा, क्या होगा हमारा, एस हटा देंगे हम। आगे देखेंगे 107 में है, आई वॉज सरप्राइज्ड डैश हिज स्ट्रेंज बिहेवियर। सरप्राइज के साथ में एक प्रीपोजिशन है, जो अगर हम बिहेवियर की बात करें तो वो हमारा प्रीपोजिशन फिक्स होता है। तो हम सरप्राइज के साथ हमेशा सरप्राइज बाई प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, आई वॉज सरप्राइज्ड बाई हिज स्ट्रेंज बिहेवियर, ओवर, ऑन और एट नहीं होगा करेक्ट हमारा। तो 108 देखेंगे, यू कैन नॉट डिवाइस ए मेथड विच डैश ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर। आप ऐसे मेथड को आप ऐसे तरीके को नहीं चूज कर सकते, अपना सकते, जिसमें कैन नॉट दिया हुआ है, बिल्कुल नहीं अपना सकते, जिसमें हमारे पॉसिबिलिटीज होती हैं एरर की, मतलब गलतियों करने की जो संभावना होती है उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो एक एक करके ऑप्शन देखेंगे। इग्नोर मतलब नज़रअंदाज करना, ये नहीं होगा। अवॉइड्स मतलब किसी चीज़ से बचना, ये नहीं होगा। एक्सक्लूड्स मतलब किसी चीज़ को, इंक्लूड मतलब शामिल करना, एक्सक्लूड मतलब बाहर करना, और यहाँ पे इंक्लूड्स मतलब आपका क्या हो जाएगा, शामिल करना होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा, यू कैन नॉट डिवाइस ए मेथड विच एक्सक्लूड्स ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर। आप ऐसे मेथड को डिवाइस नहीं कर सकते जो एक्सक्लूड्स करता है, बाहर करता है ऑल पॉसिबिलिटी ऑफ एरर। तो हमारा 108 में क्या होगा, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे एक्सक्लूड्स का मीनिंग दिया हुआ है, प्रिवेंट फ्रॉम ऑक्यूरिंग, मतलब किसी चीज़ को होने से रोक देना, वो हमारा क्या होगा, एक्सक्लूड होगा। फिट्स वेल, जो अच्छी तरह से फिट हो जाता है, राइट। तो हमारा 109 देखेंगे अगला क्वेश्चन, द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ अ स्टॉर्म इन अ टी कप इज। यहाँ पे एक आपका इडियम दिया हुआ है, अ स्टॉर्म इन अ टी कप। टी कप मतलब अगर आप देखेंगे कि जो चाय पीने वाली वो है ना, कप है, उसमें आंधी आ गई, अगर इसका हिंदी देखेंगे तो, बट ये नहीं होगा, ये इसका इडियम है, द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ अ स्टॉर्म इन अ टी कप। अगर आप थोड़े बहुत लॉजिक्स को लेकर के भी सोचें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी इवेंट जो है वो अनएक्सपेक्टेड थी, अनयूजुअल थी। अ डेंजरस सिग्नल, ये भी नहीं होगा। अ ग्रेट नॉइज, बहुत ज़्यादा जो आवाज़ होती है वो भी नहीं होगा। मच एक्साइटमेंट ओवर समथिंग ट्रिवियल,
तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इन अ टी कप का क्या होगा, मच एक्साइटमेंट ओवर समथिंग ट्रिवियल, मतलब छोटी सी बात के लिए बहुत बड़ा बतंगड़ कर देना, बखेड़ा खड़ा कर देना, तो वो हमारा मच एक्साइटमेंट ओवर समथिंग ट्रिवियल, इसका मीनिंग हो जाएगा स्ट्रॉन्ग इन अ टी कप। अगला देखिए, द स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग इज, शब्दों के जो वो होते हैं उसकी स्टडी होती है और उसके मीनिंग्स की, उसको क्या कहते हैं, तो ये इसको हम सिमेंटिक्स कहते हैं। सिंटैक्स नहीं होगा, फोनेटिक्स नहीं होगे, और नन ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकते हमारे। तो द स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स इज कॉल्ड सिमेंटिक्स। 111 में देखेंगे, आई डू माई वर्क डैश केयरफुली टू मेक मिस्टेक्स, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा आई डू माई वर्क टू केयरफुली टू मेक मिस्टेक्स। वेरी नहीं हो सकता है, मोर नहीं होगा, और सो नहीं होगा। आई डू माई वर्क टू केयरफुली टू मेक मिस्टेक्स। 112 देखेंगे, ग्रामर शुड बी टॉट बाई, तो जो ग्रामर है वो पढ़ाना चाहिए किस वे में, ये इसके बारे में बात कर रहा है। तो पहला ऑप्शन है गिविंग क्लियर एक्सप्लेनेशंस, सिर्फ जो साफ सुथरे उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स हैं, एक्सप्लेनेशंस हैं, वो दे करके ग्रामर पढ़ाना चाहिए क्या? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इनेबलिंग प्रैक्टिस इन कंटेक्स्ट, जो कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ा रहे हैं, जो विषय वस्तु हम बात कर रहे हैं, उसमें हम इंटेंस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस को शामिल करें, अभ्यास सत्र को शामिल करें, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। तीसरा हमारा है आस्किंग स्टूडेंट्स टू लर्न रूल्स, अगर हम बच्चों को वो करेंगे रूल सीखने के लिए बोलेंगे तो वो तो गलत हो जाएगी। रट्टा नहीं मरवा सकते, बच्चों को पीट नहीं सकते, उनको ज़बरदस्ती कोई चीज़ हम रूल नहीं रटवा सकते। तो आस्किंग स्टूडेंट्स टू लर्न रूल्स ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। मेकिंग लर्नर्स डू राइट असाइनमेंट्स लर्नर्स को लिखवाने की बात हो रही है, ये नहीं होगा ऑप्शन इसका। बिल्कुल मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारा ऑप्शन कौन सा बच रहा है, ग्रामर शुड बी टॉट बाई इनेबलिंग प्रैक्टिस इन कॉन्टेक्स्ट, तो कॉन्टेक्स्ट के प्रैक्टिस में ग्रामर को हमें पढ़ाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस को यूज़ करके। 113 देखेंगे, अ गुड पैराग्राफ राइटिंग इन्वॉल्व्स, एक अच्छी पैराग्राफ जो राइटिंग होती है उसमें क्या शामिल होता है, तो उसमें देखिए फिगरेटिव लैंग्वेज होती है क्या, नहीं होती है। उसमें करेक्ट आपके पंक्चुएशन मार्क्स सिर्फ होते हैं क्या, ओनली अगर आपको दिखा हुआ कहीं पे भी किसी भी ऑप्शन में आए तो वो 99% आपके ऑप्शन है कि वो वाला आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, उसको एलिमिनेट आप आराम से कर सकते हैं। आइडियाज़, प्रेजेंटेशन एंड कोहेरेंस, तो हमारा ये दे रहा है कि एक अच्छी पैराग्राफ राइटिंग में क्या शामिल होना चाहिए, आइडियाज़ होने चाहिए, विचार होने चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छे से आप प्रेजेंट करें, उसको दिखाएं, एंड कोहेरेंस, और साथ में उसका कोहेरेंस होना चाहिए। लेजिबल हैंड राइटिंग, अगर साफ सुथरी राइटिंग भी है अगर आपकी, तो इसका सिर्फ ये एक ओनली एग्जाम्पल नहीं हो सकता। तो अ गुड पैराग्राफ राइटिंग इन्वॉल्व्स आइडियाज, प्रेजेंटेशन एंड कोहेरेंस, दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। 114 देखेंगे, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन का स्पेलिंग बताना है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी एबीसी गलत है। 115 देखेंगे, अ वर्ड गेट्स इट्स मीनिंग, एक शब्द जो है उसका मतलब लेता है किससे, इन रिलेशन टू इट्स कॉन्टेक्स्ट और फ्रॉम स्पेलिंग और फ्रॉम इट्स ओरिजिन और फ्रॉम डिक्शनरी। तो हम देखेंगे ए वर्ड गेट्स इट्स मीनिंग, एक जो शब्द होता है वो अपना अर्थ किससे लेता है, इन रिलेशन टू इट्स कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट में उसका क्या रिश्ता है, कितना वो कनेक्ट हो पा रहा है उससे, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 115 में, अ वर्ड गेट्स इट्स मीनिंग इन रिलेशन टू इट्स कॉन्टेक्स्ट। 116 देखेंगे, द नंबर ऑफ साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज इज, तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो टोटल साउंड्स होते हैं ना वो 44 होते हैं, 44 होते हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। 26 नहीं होगा, 24 और 34 भी नहीं हो सकता। द नंबर ऑफ साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज विल बी 44। हिज एल्डर ब्रदर गॉट डैश एज एन ऑफिसर इन ए रिप्यूटेड बैंक, तो उसके जो भाई थे बड़े भाई, वो क्या हुए, वो एक रेप्यूटेड बैंक में एक ऑफिसर के पद पे पोस्टेड, उसको उनको अपॉइंट किया गया। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा टेंस जो है यहाँ पे आएगा, अपॉइंट होगा, अपॉइंटेड होगा, अपॉइंट्स होगा, या फिर अपॉइंटिंग होगा। तो हिज एल्डर ब्रदर गॉट अपॉइंटेड एज एन ऑफिसर इन ए रिप्यूटेड बैंक। 118 देखेंगे, अ ह्यूमरस एंड फनी पोएम ऑफ 5 लाइन्स इज, एक ह्यूमरस और एक मज़ेदार जो पोएम है 5 अर्थ शब्द लाइन वाली, उसको क्या कहेंगे, तो उसको देखिए क्या कहेंगे, एक एक करके यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए आप, लिमेरिक का मतलब क्या होता है, लिमेरिक इज अ ह्यूमरस पोएम कंसिस्टिंग ऑफ 5 लाइन्स, तो ये हमारा आंसर यहीं पे मिल गया, ये ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। द ह्यूमरस एंड फनी पोएम ऑफ 5 लाइन्स इज लिमेरिक, तो ये लिमेरिक इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा हम ऑप्शन देख लेते हैं, कुछ और भी ऑप्शन देखेंगे। हमारा ऑप्शन, हमारा सवाल क्या था, ह्यूमरस एंड फनी पोएम ऑफ 5 लाइन्स, तो 5 लाइन्स की जो ह्यूमरस और फनी जो पोएम होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं लिमेरिक कहेंगे उसको हम। तो लिमेरिक का मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखिए आप, लिमेरिक इज अ
हाँ जी, अ ल्यूमरिक इज़ ए ह्यूमरस पोएम कंसिस्टिंग ऑफ 5 लाइन्स। तो हमारा सवाल भी यही पूछ रहा है कि या तो ह्यूमरस हो और साथ में उसमें 5 लाइन हो। उसके बाद क्या दे रहा है, सेस्टीना को भी हम देख लेंगे, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सेस्टीना मतलब क्या होता है, यूजुअली अनरिम्ड कंसिस्टिंग ऑफ 6 स्टांजास ऑफ 6 लाइन्स एंड ईच एंड 3 लाइन एन वी। तो हमारा ये 6 स्टांजा होंगे इसमें, किसके 6 लाइन के 6 स्टांजा होंगे और प्रत्येक में क्या होगी 3 लाइन की इन वी होगी हमारी। उसके बाद हम और ऑप्शन हमारा एलिजी क्या होती है, अ ट्रू एलिजी इज रिटन विथ इमोशन ऑफ सैडनेस लॉस एंड रिफ्लेक्शन। तो एलजी जो कहेंगे ये स्पेशली एक तरह का शोक गीत होता है। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, स्पेशली फॉर समबडी हु इज़ डैड, तो हु हैज़ डैड। तो अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु पे गाने वाली जो गीत होती हैं उसको हम एलजी कहते हैं। और लास्ट हमारा बच रहा है कौन सा, हाइकू का मतलब क्या होता है। तो हाइकू अ जापानीज पोएम विथ 3 लाइन्स ऑफ 5, 7 एंड 5 सिलेबल्स। तो इसके क्या होते हैं, या तो 5 लाइन के, 7 लाइन के, या फिर 5, 7 एंड 5 सिलेबल्स इसके होते हैं। जो आपके 3 लाइन की जापानी पोएम होती है उसको हम हाइकू कहेंगे। तो आई होप हमने 16, 17, 18 तक क्लियर कर लिए हैं। इसके पहले के क्वेश्चन भी हमने क्लियर कर लिए हैं। हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 119 लिखा हुआ है, हु रोट गुलिवर्स ट्रेवल। तो ये गुलिवर ट्रेवल जो है इसको किसने लिखा है ये आपको बताना है। तो ये इसमें आपका जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा हुआ है, चार्ल्स डिकेंस ने नहीं लिखा है, टी.एस. एलियट्स और बेन जेंसन इसका करेक्ट आंसर नहीं है। द करेक्ट आंसर विल बी जोनाथन स्विफ्ट ने हमारा गुलिवर ट्रेवल लिखा हुआ है। तो 120 देखेंगे, द कार इन विच हिज फ्रेंड्स वर ट्रैवलिंग डैश विथ एन एक्सीडेंट। तो जो कार थी जो अपने उसमें जो क्या कर रहा था, अपने दोस्तों के साथ में ट्रैवल कर रहा था, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तो हम यहाँ पे देख पाएंगे मेट विथ एन एक्सीडेंट हमेशा फिक्स रहता है। अगर कभी भी एक्सीडेंट की बात होती है तो एक्सीडेंट में के साथ में हम क्या करेंगे, मेट एन एक्सीडेंट हमारा हमेशा यूज होगा, यानी कि मेट विथ एन एक्सीडेंट। तो हमारा द कार इन विच हिज फ्रेंड वर ट्रैवलिंग मेट विथ एन एक्सीडेंट ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रैश्ड, हिट और ड्राउ नहीं होगा इसमें। 121 देखेंगे, इन ए लैंग्वेज लर्निंग क्लासरूम, भाषा सीखने की क्लासरूम की बात हो रही है। मीनिंगफुल इन्वायरमेंट कैन बी क्रिएटेड, एक अच्छा एक जो असरदार इन्वायरमेंट है, माहौल है, वो तैयार किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, किस वजह से। तो भाषा सीखने की क्लासरूम होती है, उसमें एक असरदार जो माहौल है वो कब बनाया जा सकता है, किन शर्तों पे। तो इसके ऑप्शन आपको बताने हैं। क्या ड्रामेटाइजेशन होना चाहिए सिर्फ, क्या स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए, या फन एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, या ये सभी शामिल होने चाहिए। तो बिल्कुल इसमें ड्रामेटाइजेशन भी होना चाहिए, स्टोरी टेलिंग भी होना चाहिए, फन एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, और ये इसका मतलब ये सभी होने चाहिए। तभी एक अच्छी क्लासरूम में, एक लर्निंग क्लासरूम में एक मीनिंगफुल इन्वायरमेंट का तैयार किया जा सकता है, ताकि एक इंटरेक्टिव कन्वर्सेशन हो, एक मीनिंगफुल जो है इन्वायरमेंट हो, ताकि बच्चे अच्छे से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अडॉप्ट करते हुए सीख पाएँ। 122 देखेंगे, माई मोबाइल डैश सेवरल टाइम्स बिफोर आई आंसर इट। तो बात हो रही है कि मेरा मोबाइल जो है कई बार बजा इसके पहले कि मैं उसको जवाब दे पाता, फ़ोन उठा पाता। तो यहाँ पे वाज रिंगिंग गलत हो रहा है, हैज़ रिंगिंग और वुड रिंगिंग जो है, वुड रिंग जो है आपका क्या होगा, सेंटेंस के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। माई मोबाइल हैड रंग सेवरल टाइम्स बिफोर आई आंसर इट, तो ये इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन हो जाएगा, राइट। तो 122 का हमारे दो ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, माई मोबाइल हैड रंग सेवरल टाइम्स बिफोर आई आंसर्ड इट। अब देखिए हैड रन का यूज़ कहाँ पे है, ये पास परफेक्ट टेंस है, फॉर द एक्शन दैट हैपेंड फर्स्ट अलाउड बाई आंसर्ड। यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, दे रहा है कि हैड रन पास परफेक्ट टेंस है, फॉर द एक्शन दैट हैपेंड जो होता है फर्स्ट फॉलोड बाई आंसर्ड। यानी कि आंसर करने के पहले क्या होता है, फ़ोन बजता है ना, तो हैड रंग जो है आपका हमारे यहाँ पे सुटेबल होगा। सिंपल पास्ट टेंस क्या हो जाएगा हमारा, हैड रंग हो जाएगा हमारा। अब देखिए, आई सॉ अ डैश ऑफ काउज ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि एक समूह है गायों का जो फील्ड में चर रहे हैं, चर रहे थे आपके। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके ग्रुप, उसके बाद हर्ड, उसके बाद स्वैम और आपका फ्लॉक। तो एक एक करके वन बाय वन देखेंगे कि ग्रुप का यूज़ कहाँ पे होगा, हर्ड का कहाँ पे होगा, स्वैम कहाँ पे होगा और फ्लॉक का यूज़ कहाँ पे होगा। तो देख पा रहे हैं आप, अ हर्ड यूजुअली रिफर टू ए ग्रुप ऑफ एनिमल विथ होव्स लाइक काउज और शीप। तो हर्ड जो है एक जानवरों के झुंड को कहते हैं, स्पेशली जिसमें क्या होते हैं, गाय होती हैं या फिर आपके भेड़ होते हैं। और सोशल ग्रुप क्या है,
सोशल आप सभी जानते होंगे, सोशल ग्रुप कैन बी डिस्क्राइब्ड एज टू और मोर इंडिविजुअल्स, जिसमें क्या होते हैं या दो से ज़्यादा जो इंडिविजुअल व्यक्ति होते हैं हु एसोसिएट विथ ईच अदर, जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, शेयर सिमिलर फीचर्स, एक दूसरे के साथ में एक जैसी कन्वर्सेशन होती है, बातचीत होती है, वो सब शेयर करते हैं, एंड हैव अ सेंस ऑफ यूनिटी कलेक्टिवली, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। तो यहाँ पे सोशल ग्रुप का बता रहा है कि आपकी क्या होती है, सेंस ऑफ यूनिटी होती है, एक ही तरह की बात से वो सहमत होते हैं कलेक्टिवली, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं हो पाएगा। स्वयं क्या होगा, लार्ज ऑफ डेंस फ्लाइंग पार्टी ऑफ इंसेक्ट्स, तो जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके बहुत सारा जो झुंड होता है उसको हम स्वयं कहते हैं, जो आकाश में उड़ते हैं। और फ्लॉक हमारा है, फ्लॉक स्पेशली बर्ड्स होती है एक तरह, मतलब स्पेशली बर्ड्स के झुंड को, शीप के झुंड को और आपके बकरियों के झुंड को कह गए हैं इज ए लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल। तो यहाँ पे हमने देखा हर्ड में क्या थे, सिर्फ जो गाय और भेड़े हैं वो उसमें शामिल थे, और फ्लॉक में आपके बर्ड्स भी होंगे, शिप भी हो सकते हैं, गॉड्स बकरियां भी हो सकती हैं, और ये एक तरह का लार्ज ग्रुप होता है एनिमल्स का। तो हमारा आइसोवा हमारा क्या होगा, हर्ड ऑफ काउज ग्रेजिंग इन द फील्ड। 124 देखेंगे, विच इज़ नॉट ए पोएट्री फॉर्म। तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि इसमें से चारों में से एपिक, बैलाड, फिक्शन और सोनेट, ये चारों में से कौन सा पोएट्री का फॉर्म नहीं है, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो एक वन बाय वन अगेन हम देखेंगे। बैलाड का क्या होता है, अ लॉन्ग सॉन्ग और पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी ऑफन अबाउट लव। तो एक लंबी क्या होती है, एक लंबा एक तरह का गाना होता है या एक पोएम होती है, दैट टेल्स अ स्टोरी, जो एक कहानी के तौर पे बताती है, जिसमें हमेशा क्या होती है, प्यार की बातें होती हैं। इट ऑफन टॉक्स अबाउट लव। तो बैलेट हम समझ गए हैं। एपिक क्या होती है, एपिक पोइंग क्या होगी, और सिमिलर एन एपिक, ये एपिक की तरह होती है, या तो एपिक को कहेंगे हम, इज लेंथी नैरेटिव पोएम टिपिकली अबाउट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डीड्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स हु इन डीलिंग विद गॉड्स और सुपर ह्यूमन फोर्सेज। तो एपिक का क्या मतलब होगा कि स्पेशली इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें होंगी, जो हमारे एक खास जिस किस्म के गॉड्स, भगवान की बातें करेंगी, या सुपर ह्यूमन फोर्सेज की बात करेंगी, जो हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज से बियॉन्ड है ना, जिसमें डीड्स होंगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और कैरेक्टर भी इसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे। मतलब आप ऐसी पोएम जिसमें आपको देखे मिले, जिसमें नॉर्मल हमारे ह्यूमन लाइफ से हट के चीज़ें हों, मोर देन हमारे बियॉन्ड ह्यूमन बींग्स हो, तो वो हमारे क्या होंगे, सुपर ह्यूमन फोर्सेस की बात होकर, तो हमारे एपिक पोएम होगी। फिक्शन क्या होगा, फिक्शन इज अ स्टोरीज, नॉवेल्स एक्सेट्रा विच डिस्क्राइब इवेंट एंड पीपल दैट आर नॉट रियल। तो फिक्शन कैसे बना है, फिक्शन बना है फिक्टिशियस से, फिक्टिशियस मतलब मन गढ़ंत चीज़ें जो होती हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि स्टोरीज जो होती हैं इसमें शामिल हो सकती हैं, नॉवेल्स हो सकते हैं विच डिस्क्राइब इवेंट्स, जो घटनाओं को डिस्क्राइब करते हैं, एंड पीपल दैट आर नॉट रियल, जो वास्तविक नहीं है बट फिक्टिशियस हैं, तो वो हमारा फिक्शन हो जाएगा। सोनेट क्या होगी, सोनेट होगी एक 14 लाइन की पोएम को कहेंगे हम सोनेट। देखेंगे यहाँ पे, अ पोएम दैट हैज़ अ 14 लाइन्स ईच यूजुअली कंटेनिंग 10 सिलेबल्स एंड अ फिक्स पैटर्न ऑफ राइम। तो हमारा क्या होगा, 14 लाइन्स की पोएम होंगी जिसमें आपको 10 सिलेबल्स होंगे और फिक्स पैटर्न होंगे किसके, राइम के हमारे। तो यहाँ पे हमने 124 में देख लिया है एक एक करके फॉर्म्स जो हैं, बैलेट का, एपिक फॉर्म का और फिक्शन का, सोनेट का, और आप इजीली बता सकते हैं कि इसके विच इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ पोएट्री। 125 देखेंगे, द सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस बाय हिम इन द स्पीच वर ऑडियस। तो आपको ऑडियस का मीनिंग बताना है। सेंटिमेंट्स जो थे, जो उसकी भावनाएं थी, वो उसके द्वारा एक्सप्रेस की गई थी, जो आपके ऑडियस थे। तो ऑडियस का क्या करना है, द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ ऑडियस। तो इसका जो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन है ऑडियस का, वो आपको बताना है। सिग्निफिकेंट का मतलब जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है आपका। एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट मतलब बहुत ही क्या है, द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ ऑडियंस। हाँ बिल्कुल, तो ऑडियंस का मतलब होता है बहुत ही एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, बहुत ही मतलब जो हमारे लिए आनंददायक नहीं है, जो बहुत ही अनप्लीजेंट टाइप है, तो वो होगा। एडमायरेबल नहीं हो सकता है और कॉमन नहीं हो सकता है हमारा। तो द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ ऑडियंस विल बी एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट। 126 देखेंगे, हिज मदर डैश व्हेन ही वाज जस्ट अ किड। उसकी माँ जो थी वो गुजर गई जब वो बच्चा था, राइट। तो यहाँ पे पास्ड ओवर, पास्ड ऑन, पास्ड अवे और पास्ट फॉर का यूज़ करेंगे। तो आप देखेंगे पास्ड अवे एक फॉर्म है एक तरह का। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम डायरेक्ट डाइड ना करके पास्ड अवे करते हैं, तो जो एक तरह से ग्रामेटिकली हमारा सही होता है और अब वो सुनने में भी थोड़ा अच्छा लगता है हमारा। तो यहाँ पे बहुत ही हार्श वर्ड से बचने के लिए, बहुत अनप्लीजेंट किसी को बात लगे हमारी, उससे बचने के लिए हम यहाँ पे कुछ इस तरह के इंग्लिश में वर्ड्स हैं जिसका हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, हिज मदर पास्ड अवे व्हेन ही वाज जस्ट अ किड। तो यहाँ पे क्लियर है। 127 देखेंगे, हु वाज द राइटर ऑफ द बुक कुली। तो कुली के आपको लेखक का नाम बताना है। तो राजा राव और आर के नारायणा,
उसके बाद आपका मुल्क राज आनंद और के मुंशी, तो यहाँ पे मुल्क राज आनंद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने क्या की थी, कुली बुक को लिखा था। 128 देखिए, द स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिंबलाइज्ड एज अ पीपल इज, एक तरह की कहानी होती है जिसमें विचार जो होते हैं लोगों की तरह सिंबलाइज किए जाते हैं, उसको क्या कहा जाएगा। या तो पीपल की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक भी कर सकते हैं, कैरेक्टर भी कर सकते हैं। तो द स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिंबलाइज्ड एज पीपल और कैरेक्टर विल बी इज कॉल्ड एलिगोरी कहेंगे इसको। हमारा ये लीजेंड नहीं होगा और पैरेबल भी नहीं हो सकता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिंबलाइज्ड पीपल विल बी एलिगोरी। देखेंगे पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज ऑन कंट्री, तो एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी दुनिया को क्या करता है, अपना देश मानता है, वैसे व्यक्ति को क्या कहेंगे। ये हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन है, हम देख पा रहे हैं। तो अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज ऑन कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे समाज, जो हमारे पूरा जो इंटायर वर्ल्ड है उसको क्या कहेगा, वो उसको अपना देश मानेगा, वैसा व्यक्ति कॉस्मोपॉलिटीन कहलाएगा हमारा। पैट्रियोट देशभक्त होता है, नेशनलिस्ट आप जानते हैं जो राष्ट्रवादी होते हैं। मेट्रोपॉलिटन यहाँ पे नहीं करेक्ट आंसर होगा इसका। अ पर्सन हु रिगार्ड द होल वर्ल्ड एज हिज ऑन कंट्री विल बी कॉस्मोपॉलिटन। 130 देखेंगे, इट इज टाइम यू डैश होम, तो इट इज टाइम व्हेन यू गो होम, हैव गॉन, वेंट होम और आर गोइंग। तो यहाँ पे हम देखेंगे इट इज टाइम व्हेन यू वेंट होम होगा हमारा करेक्ट, गो, हैव गॉन और आर गोइंग नहीं हो सकता है। थोड़ा एक्सप्लेनेशन इसका दिया हुआ है, इट इज टाइम के साथ में हम जोड़ते हैं प्लस क्या है, सब कंजेक्टिव एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस करता है दैट समथिंग शुड बी डन एंड दैट इज ऑलरेडी हैड अ बीट लेट। तो यहाँ पे वेंट ऑप्शन जो है वो सुटेबल हो जाएगा हमारा, इट इज टाइम व्हेन यू वेंट होम। 131 देखेंगे, अ ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स और प्लेज ईच कंप्लीट इन इटसेल्फ इज, क्या कहेंगे, एक ग्रुप होगा 3 नॉवेल का या 3 प्लेज का जो क्या करता है, ईच कंप्लीट इन इटसेल्फ, जो अपने आप को पूरा करता है, वो ट्रिपलेट ट्रायोलॉजी होगी या ट्रीवेट होगा या इसमें से क्वेश्चन नहीं होगा। तो हमारा अ ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स और प्लेज ईच कंप्लीट इन इटसेल्फ विल बी ट्रायोलॉजी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख रहे हैं 132 में, वी मस्ट प्रिवेंट इंटेग्रेट वाइल्ड एनिमल्स वाइल्ड स्पीसीज फ्रॉम बिकमिंग डैश इन ऑर्डर दैट आवर फ्यूचर जनरेशन में डैश द ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल लाइफ। तो ये कह रहा है कि वी मस्ट प्रिवेंट इंटेग्रेटेड वाइल्ड एनिमल्स स्पीसीज फ्रॉम बिकमिंग डैश इन ऑर्डर दैट आवर फ्यूचर जनरेशन में डैश द ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल लाइफ। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि हमें अपने जो एनिमल स्पेसीज़ हैं, जो हमारे जानवरों की जो प्रजातियां हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको बचाना चाहिए दुर्लभ होने से, ताकि हमारी आने वाली जो नस्लें हैं, जनरेशन है, वो उसका मज़ा ले पाएँ। तो हो हमारा यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेयर नहीं हो सकता है, रेयर मतलब जानते हैं वो कहते हैं मतलब दुर्लभ कोई चीज़ होती है, बिरले जिसको कहते हैं, इसके मतलब बच निकलना। पावरफुल शक्तिशाली, प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करना। आउटडेटेड नहीं होगा, जो मतलब जो अनफैशनेबल है, और नो मतलब जानना। तो ये ऑप्शन इसके सुटेबल नहीं हो रहे हैं। वी मस्ट प्रिवेंट इंटेग्रेटेड वाइल्ड स्पेसीज फ्रॉम बिकमिंग क्या होगा, एक्सटिंक्ट इन ऑर्डर दैट आवर फ्यूचर जनरेशन में एंजॉय द ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल लाइफ। नेक्स्ट देखेंगे, डैश इट स्टॉप्ड रनिंग व्हेन वी स्टार्टेड आवर जर्नी। तो जैसे ही क्या हुई, हम देख पा रहे हैं यहाँ पे एज सुन एज नहीं होगा, यहाँ पे हार्डली हैड के साथ हम हमेशा वेन का यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा नो सूनर डिड भी नहीं होगा और नेवरदलेस भी नहीं होगा। तो डैश की जगह पे हम क्या करेंगे, हार्डली हैड इट स्टॉप्ड रनिंग व्हेन वी स्टार्टेड आवर जर्नी। तो जैसे ही क्या हुआ, हमने अपनी बारिश रुकी, हमने अपनी जर्नी जो थी क्या कर दी, शुरू कर दी दोबारा से अपनी यात्रा। तो हार्डली हैड इट स्टॉप्ड रनिंग व्हेन वी स्टार्टेड आवर जर्नी। ही इज़ द ओनली सिविल सर्वेंट आई नो हु हेट्स रेड टेप। तो रेड टेप भी एक तरह का वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के क्वेश्चन में आता है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। तो रेड टेपिज्म का मतलब क्या होगा या रेड टेप का मतलब क्या होगा, तो इसका नियरेस्ट मीनिंग बताना है आपको रेड टेप का। तो ही इज़ द ओनली सिविल सर्वेंट, वो एक ऐसा सिविल सर्वेंट है, एक ऐसा जो सिविल सर्वेंट है जो जिनको मैं जानता हूँ, हु हेट्स रेड टेपिज्म और हु हेट रेड टेप। तो एक ऐसा सिविल सर्वेंट है जो इस तरह के प्रोसेस को से नफरत करता है। किस तरह के प्रोसेस को, रेड टेप को। तो वही रेड टेप का आपको क्या करना है, मतलब बताना है। तो एक्सेप्टिंग ब्राइब्स, क्या घूस लेना या रिश्वत लेने को कहेंगे, नहीं इसको नहीं कहेंगे। फॉर्मल प्रोसीड्योर्स मतलब लंबा चौड़ा जो फाइल क्या कहेंगे उसको, अगर मुझे कोई काम करना है तो मैं गवर्नमेंट ऑफिसर के पास गया,
और वो बाबू साहब जो हैं छुट्टी पे चले गए हैं, और या फिर वो चाय पीने गए हैं, या फिर वो किसी से बात कर रहे हैं। तो इस तरह के प्रोसेस जिसमें बहुत ही नौकरशाही, मतलब इस प्रोसेस में क्या कहेंगे, फॉर्मल प्रोसीज्योर जो होगा बहुत ही इंटेंसिव और लेंदी टाइप से आपको घुमाया जाएगा अलग अलग चीज़ों के लिए। इसको बिल्कुल सिंपल वे में आपको याद करने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ आपको। रेड टेपिज्म का मतलब आप समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल आपका कोई भी ये ऑफिस में आपकी सरकारी बाबू की फाइल है और इसमें लाल फीता लगा हुआ है। लाल फीता का मतलब है क्या है कि आपका फॉर्मल प्रोसीज्योर बहुत आपको अपनाना पड़ेगा, बहुत ही आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चक्कर काटने पड़ेंगे। तो उस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रेड टेपिज्म कहेंगे। तो ही इज़ द ओनली सिविल सर्वेंट आई नो हु हेट रेड टेपिज्म। वो एक ऐसा सिविल सर्वेंट सिर्फ व्यक्ति है जिसको मैं जानता हूँ जो क्या करता है, नफरत करता है रेड टेपिज्म से, यानी कि फॉर्मल प्रोसीज्योर से। डिसऑनेस्टी, करप्शन, एक्सेप्टिंग ब्राइब्स विल नॉट सुटेबल। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 135 द प्रिंस डिड नॉट नो व्हाट दिस ओमेन्स माइट डैश एंड ही आस्क्ड हिज सो दीज ईयर्स टू डैश देम। तो यहाँ पे दे रहा है कि ओमेन का मतलब होता है साइन, यानी कि आपका जो चिन्ह होता है, और सूदसेयर्स का मतलब जो होते हैं, जो कि आपके प्रेडिक्टर्स होते हैं, भविष्य में जो देखते हैं। द प्रिंस डिड नॉट नो व्हाट दिस ओमेन्स माइट डैश एंड ही आस्क्ड हिज सूदसेयर्स टू डैश देम। तो यहाँ पे दे रहा है कि जो कुछ डिफिकल्ट वर्ड है उसके मीनिंग पहले जान लें। ओमेंस मतलब निशान होता है, चिन्ह को कहते हैं, और सूदसेयर्स जिस वो होता है वो आपके प्रेडिक्टर्स जो भविष्य में देख पाते हैं उनको हम कहते हैं। तो यहाँ पे इम्प्लाई और इलस्ट्रेट नहीं होगा, यहाँ पे प्रोटेंड और इंटरप्ट होगा, और प्रोपाउंड और एक्सप्लेन भी नहीं हो सकता, मीन और क्लोज भी नहीं हो सकता। कैसा नहीं हो सकता है, इसका मीनिंग हमको देखना पड़ेगा। द प्रिंस डिड नॉट नो व्हाट दिस ओमेंस माइट पोर्टेंड डैश को की जगह पे हमने प्रोटेंड भरा, एंड ही आस्क्ड हिज सूदसेयर्स। द प्रिंस डिड नॉट नो व्हाट दिस ओमेंस माइट प्रोटेंड एंड ही आस्क्ड हिज सूदसेयर्स टू इंटरप्रेट देम। तो यहाँ पे प्रोटेंड का मतलब देख लेंगे, अ साइन और वार्निंग दैट अ मोमेंटियस और आपका क्लैमिटियस इवेंट इज लाइकली टू हैपन। एंड आपका इंटरप्रेट का मतलब होता है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और एक्शंस। तो आप समझ पा रहे हैं, द प्रिंस डिड नॉट नो व्हाट दीज ओमेंस माइट प्रोटेंड एंड ही आस्क्ड हिज सूदसेयर्स टू इंटरप्रेट देम। तो ये 135 में हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज़ नॉट ट्रू। तो जो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है चारों में से वो आपको फाइंड आउट करने हैं। इंग्लिश इज़ मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। जो इंग्लिश है वो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है दुनिया में। लर्निंग इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर परसुइंग हायर एजुकेशन। तो इंग्लिश सीखना जो हमारे हायर एजुकेशन है, जो हमारी आगे की पढ़ाइयाँ होती हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल दुरुस्त बात है। इंग्लिश हार्डली फाइंड्स इट्स प्लेस एट द सेंटर ऑफ ऑल इंटरनेशनल एक्टिविटीज़। तो क्या इंग्लिश जो है वो मुश्किल से अपनी जगह पाती है जो केंद्र होते हैं अलग अलग इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ में, गतिविधियों में? बिल्कुल नहीं। ये आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे विच इज़ नॉट ट्रू कह रहा है। एंड लास्ट ऑप्शन भी देखेंगे, इंग्लिश ब्रिज द गैप बिटवीन स्पीकर्स ऑफ डिफरेंट मदर टंग्स। तो इंग्लिश क्या करती है, एक तरह का ब्रिज बनती है गैप भरने के लिए, किसके बीच में, जो अलग अलग बिटवीन स्पीकर्स, जो अलग अलग बोलने वाले व्यक्ति होते हैं, ऑफ डिफरेंट मदर टंग, जो अलग अलग मातृभाषा बोलने वाले व्यक्तियों के लिए क्या होती है, इंग्लिश एक ब्रिज का काम करती है जो कि गैप को भरती है। राइट। तो हमारा ए, बी और डी गलत, ए, बी और आपका क्या डी सही है, सी ऑप्शन सही नहीं है, जिसमें इंग्लिश हार्डली फाइंड्स इट्स प्लेस एट द सेंटर ऑफ ऑल इंटरनेशनल एक्टिविटीज। 137 द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये आपका पूछ रहा है कि किसका एग्जाम्पल है, सिमिले का है, इमेज का है, कंसाइट का है, या आपका मेटोनॉमी का है। तो ये आपके ये सब ऑप्शन जो हैं ऑलरेडी आपके पिछले वीडियो में डिस्कस किए जा चुके हैं। इसके पहले वाली वीडियोस के लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जा करके आप उसको देख सकते हैं। पहले पार्ट में यानी 1 to 50 जो क्वेश्चन हैं वो आपके यहाँ पिछले वीडियो में है, और 50 से लेकर के आपके जो 100 क्वेश्चन है वो इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। तो द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटोनॉमी। 138 में अगेन आपको सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चन है। पैराजम्बल के द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ दीज फ्रेजेस इन ए सेंटेंस शुड बी। तो एक प्रॉपर सीक्वेंस करना है इन सेंटेंस को, फ्रेज को बैठाते हुए। तो दिया हुआ है, पहला है द नीड्स ऑफ द ऑडियंस, दूसरा है इज जज्ड बाई इट्स थीम,
तीसरा है द इफेक्टिवनेस ऑफ अ फिल्म, एंड फोर्थ इज एंड इट्स रिलेशन टू। तो यहाँ देखिए ज़रा इसका कौन सा ऑप्शन सही है, डायरेक्ट मैं उसी पे आऊँगा। इसका पहला ऑप्शन ही सही है। कैसे सही है, हम शुरू करेंगे द इफेक्टिवनेस ऑफ अ फिल्म, जो एक फिल्म की जो वो होती है इफेक्टिवनेस, कितनी असरदार है वो उसकी बात कर रहा है। इज जज्ड बाई इट्स थीम, जो उसके थीम्स के द्वारा जज की जाती है, एंड इट्स रिलेशन टू, और उसका जो रिश्ता होता है, टू द नीड्स ऑफ द ऑडियंस, जो ऑडियंस होते हैं उनकी ज़रूरतों के हिसाब से जो फिल्म होती है तभी वो असरदार होती है, और वो अपने क्या करती है, वो जज करती है थीम के अकॉर्डिंग, जो ऑडियंस की ज़रूरत के अनुसार होते हैं। तो सीक्वेंस कैसे बैठा लेंगे हम, सबसे पहले तीन देखेंगे। द इफेक्टिवनेस ऑफ अ फिल्म इज जज बाई इट्स थीम एंड इट्स रिलेशन टू द नीड्स ऑफ द ऑडियंस। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 139 देखिए, व्हाट डज द टर्म एपिस्टेमिक सिग्निफाई। तो एपिस्टेमिक का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। आर्चाइव नहीं हो सकता है, स्कॉलरशिप नहीं होगा, मोरालिटी नहीं होगा, और नॉलेज जो होता है, मतलब ये एपिस्टेमेटिक का मतलब होता है नॉलेज कहा जाता है। और दोबारा से थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इसको। साइंटिफिक नॉलेज को कहेंगे हम एपिस्टेमिक, अ प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी एक अंडरस्टैंडिंग के सिस्टम जो प्रिंसिपल तरीके से होता है वो आपका एपिस्टेमिक कहलाएगा, और उसको नॉलेज के सेंस में भी आप समझ सकते हैं। 140 देखेंगे, द टू बॉयज आर ऑलवेज टुगेदर, देर इज अ ग्रेट एफिनिटी बिटवीन देम। तो जो दो बच्चे हैं वो हमेशा साथ रहते हैं, और उनके बीच में जो क्या है, बहुत अच्छी एफिनिटी है, एक अच्छी बॉन्डिंग है, एक अच्छा रिश्ता है। तो अब यहाँ पे आपको द मस्ट अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड एफिनिटी, तो इसका उल्टा बताना है एफिनिटी का, क्या होगा। तो सिंपैथी आप जानते हैं, सिंपैथी मतलब समान अनुभूति जो होती है, मतलब किसी के लिए बहुत ही बेचारा टाइप का व्यक्ति है वो सिंपैथी हो जाएगा हमारा। एम्पैथी यहाँ पे नहीं होगी, किसी के लिए अगर आपकी अनुभूति समान होती है, अगर सेम दर्द से हम भी गुजर रहे हैं जिस दर्द से आप गुजरते हैं, तो वो हमारा एम्पैथी होगा। एंटीपैथी एफिनिटी का आपका क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा बिल्कुल। अब एफिनिटी मतलब क्या होगा, बहुत ही लगाव होना, किसी के बीच में अच्छा रिलेशन होना, और उसका ठीक अपोजिट होगा हमारा एंटीपैथी। तो द टू बॉयज आर ऑलवेज टुगेदर, देयर इज अ ग्रेट एफिनिटी बिटवीन देम, तो एफिनिटी का हमारा क्या अपोजिट होगा, एंटीपैथी हो जाएगा। अगेन हमारा सेंटेंस को वो करना है, सीक्वेंस में करना है। 141 में देखिए, वेन ही डिड नॉट नो ही वॉज नर्वस एंड हेयर द ह्यू एंड क्राई एट मिड नाइट, व्हाट टू डू। तो आपको ये सीक्वेंस में क्या करना है, बैठालना है आपको। एक बार ज़रा बताइए आप अपने से कमेंट करके आप क्या बता पा रहे हैं, ये आपको बताना पड़ेगा, बताइए। ये आपके कम्प्लीटली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, और बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। और इसका एक और पार्ट आने वाला है जिसमें ऑनलाइन क्वेश्चन आपके जो सीबीटी माध्यम से लिए गए थे ना, वो क्वेश्चन में हम आने वाली हमारी अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, ध्यान रखिए, ये ऑफलाइन के क्वेश्चन है जो पहले एग्जाम पे लिए गए थे, जो जिसका पेपर लीक हो गया था, और उसके बाद दोबारा से उसको कंपनसेट करने के लिए ऑनलाइन में सीबीटी मोड से आपका एग्जाम लिया गया था। उसके क्वेश्चन पेपर जो है अपकमिंग वीडियोज़ में आपको डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। तो वेन ही के साथ में हम देखेंगे, दूसरा ऑप्शन फिट करते हैं, उसके बाद पहला करेंगे, तीसरा करेंगे, चौथा करेंगे। तो वेन ही, सॉरी यहाँ पे देखेंगे हम तीसरा ऑप्शन करेक्ट करेंगे, ये गलत है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। वेन ही हर्ड द ह्यू एंड क्राई एट मिड नाइट। तो ह्यू का मतलब होता है बहुत ही चीख और पुकार जो होती है, डरावनी चित्कार जिसको कहते हैं हिंदी में, चीखना चिल्लाना। तो वेन ही हर्ड द ह्यू एंड क्राई एट मिड नाइट, जब उसने रात को चीखना और रोना सुना आधी रात को, उसके बाद हमारा दूसरा ऑप्शन फिट होगा, ही वॉज नर्वस एंड, वो नर्वस हो गया, और तीसरा ऑप्शन फिट होगा, नहीं हम यहाँ पे देख पा रहे थे ना, हाँ यहाँ पे देखेंगे, वेन ही जब उसने सुना क्या, रात को आधी रात को चीख पुकार, तो वो क्या हो गया, नर्वस हो गया, और उसको नहीं पता था कि अब आगे क्या करना है। तो यहाँ पे सुटेबल ऑप्शन जो फिट होंगे वो होंगे, वेन ही हर्ड द ह्यू एंड क्राई एट मिड नाइट। तो क्या किया उसने, ही वॉज नर्वस, वो नर्वस हो गया, एंड ही डिड नॉट नो, उसको नहीं पता था व्हाट टू डू, उसको क्या करना है। तो हमारा सुटेबल ऑप्शन क्या हो जाएगा, वेन ही हर्ड द ह्यू एंड क्राई एट मिड नाइट, ही वॉज नर्वस एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू। तो 141 का हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 142, डिसिप्लिन इज ऑन द वेन इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस दीज डेज। तो ऑन द वेन फ्रेज का आपको क्या करना है, मतलब बताना है।
सब्सटीट्यूट ऑफ ऑन द वेन इज क्या होगा, डिक्लाइनिंग होगा, इंक्रीजिंग होगा, फ्लरिशिंग होगा या स्प्रेडिंग होगा। तो एक एक करके ऑप्शन देखेंगे, मीनिंग देखेंगे। डिक्लाइन मतलब गिरावट, इंक्रीज मतलब बढ़ाना, फ्लरिश मतलब बहुत ही उसको निखारना, बहुत ही उसको चमकाना, फलना फूलना जिसको कहेंगे, और हमारा स्प्रेडिंग मतलब फैलाना। तो डिसिप्लिन इज ऑन द वे इन स्कूल एंड कॉलेजेस दीज डेज। तो आप इसका अर्थ आप आसानी से निकाल पा रहे हैं कि जो अनुशासन है वो आजकल कॉलेजेस से और आपके स्कूल से क्या हो रहा है, बहुत ही कम हो रहा है, घट रहा है। तो हमारा ऑन द वेन का जो सुटेबल हो जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट विल बी डिक्लाइनिंग ऑप्शन यहाँ पे सुटेबल हो जाएगा। तो 142 में हमारा डिसिप्लिन ऑन द वे इन द स्कूल एंड कॉलेज दिस डेज, तो द सब्स्टिट्यूट ऑफ ऑन द वेन विल बी डिक्लाइनिंग। 144 में हमने देख लिया है, 142 हम देख चुके हैं। अगला हमारा है 143, वन हु हेट्स नॉलेज एंड लर्निंग इज कॉल्ड अ। एक ऐसा व्यक्ति जो भाषा, जो ज्ञान से, जो लर्निंग से क्या करता है, नफरत करता है, उसको क्या कहेंगे। अगेन ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आपका जो मिसोलॉजिस्ट होता है ना, वो व्यक्ति हेटेड ऑफ आर्ग्यूमेंट, रीजनिंग और इनलाइटमेंट। तो हमारा एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, नफरत करता है आर्ग्यूमेंट से, नॉलेज से, लर्निंग से, रीजनिंग से या इनलाइटमेंट से, वो व्यक्ति कहलाएगा हमारा मिसोलॉजिस्ट। ठीक है, अगला देख लेंगे फिलोलॉजिस्ट। ठीक, तो फिलोलॉजिस्ट क्या होगा, अ पर्सन हु स्पेशलाइज इन फिलोलॉजी। एक ऐसा व्यक्ति जो स्पेशलाइज होता है किसमें, फिलोलॉजी में, एक तरह का सब्जेक्ट है। द स्टडी ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट एंड रिटन रिकॉर्ड्स। वो कैसी स्टडी होती है, वो लिटरेरी टेक्स्ट की होती है और रिटन रिकॉर्ड्स की होती है। द स्टडीज द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेजेस। एक तो हमने ये इसका प्रकार देख लिया कि एक ऐसा व्यक्ति जो स्पेशलाइज होता है किसमें, फिलोलॉजी में। और ये फिलोलॉजी क्या होती है, द स्टडी ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट एंड रिटन रिकॉर्ड्स। और एक ऐसा व्यक्ति भी होता है जिसको हम कहेंगे फिलोलॉजिस्ट, जो आपका स्टडीज द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेजेस, जो लैंग्वेज की हिस्ट्री को पढ़ता है, जानता है, स्पेशली बाय लुकिंग क्लोजली एट लिटरेचर। जो किसको ध्यान में रखते हुए है, लिटरेचर को ध्यान में रखते हुए है। तो हम यहाँ पे देख चुके हैं हमारा मिसोजेनिस्ट सेकंड लास्ट ऑप्शन है, अ मैन हु हेट्स वुमेन। तो एक ऐसा व्यक्ति जो औरतों से नफरत करता है वो क्या होगा, वो मिसोजेनिस्ट होगा। और आपका लास्ट ऑप्शन है फिलोजेनिस्ट। तो यहाँ पे फिलोजेनिस्ट का मतलब क्या होगा, अ पर्सन हु लाइक्स और एडमायर्स वुमेन। एक ऐसा व्यक्ति जो औरतों की तारीफ करता है, उनकी प्रशंसा करता है, वो क्या कहलाएगा हमारा, वो आपका कहलाएगा फिलोजेनिस्ट। तो चारों ऑप्शन हमने देख लिए हैं। आप यहाँ पे एक चीज़ अगर गौर कर रहे हैं तो हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो दो क्वेश्चन बचे हुए हमारे, देख लेंगे इसको। द मर्चेंट ऑफ वेनिस रिटन बाय शेक्सपियर इज अ। तो जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई, वो क्या है, नॉवेल है, शॉर्ट स्टोरी है, ड्रामा है या पोएम है। तो ये मर्चेंट ऑफ वेनिस बहुत ही फेमस ड्रामा है, पॉपुलर ड्रामा है, आप सभी जानते हैं। लास्ट ऑप्शन हमारा है देखेंगे अ सैड सॉन्ग इज। तो एक सैड सॉन्ग जो होगा उसको क्या कहेंगे, डिर्गे कहेंगे, डाइटी कहेंगे, हिम कहेंगे या एंथम कहेंगे। तो आपका डेटी क्या होगा, अ शॉर्ट सिंपल सॉन्ग, एक छोटा सा बहुत ही और बहुत सिंपल जो गाना होगा वो डेटी होगा हमारा। नेल क्या होगा, द साउंड ऑफ अ बेल, एक घंटी की आवाज़, स्पेशली व्हेन रंग सॉन्ली फॉर अ डेथ और फिनरल। तो जब किसी की मृत्यु होती है तब उस सिचुएशन में एक घंटी की आवाज़ बजती है, उसको हम नेल कहेंगे। यहाँ पे के साइलेंट रहेगा। और ले क्या होगा, डाउन जेंटली और केयरफुली, उसको हम ले कहेंगे। हिम क्या होगी हमारी, रिलीजियस सॉन्ग दैट क्रिश्चियन सिंग टुगेदर इन चर्च एक्सेट्रा। एक ऐसी धार्मिक गीत है जिसको क्या कहते हैं, क्रिश्चियंस जो होते हैं वो गाते हैं एक साथ में चर्च में, तो वो हमारे हिम्न कहलाएंगे। डिर्ग क्या होगा, अ मॉर्नफुल सॉन्ग, एक दुख भरा गीत, पीस ऑफ म्यूजिक और साउंड। तो ये आप समझ पा रहे हैं। एंथम क्या होगी, ए सॉन्ग विच हैज़ स्पेशल इंपॉर्टेंस फॉर अ कंट्री, एक ऐसा गाना जिसका एक खास अहमियत हो किसी देश के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी स्कूल के लिए, एंड इट इज़ संग ऑन अ स्पेशल ओकेजन, और वो किसी खास महत्वपूर्ण मौके पे बजाया जाता है, वो हमारा एंथम कहलाएगा। दोबारा से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है हमारा, वन हु बिलीव्स इन द पावर ऑफ फेट। एक ऐसा व्यक्ति जिसको किस्मत में, जिसको भाग में विश्वास होता है, वो क्या होगा, वो भाग्यवादी होगा, फैटलिस्ट जिसको कहेंगे हम। ऑप्टिमिस्ट क्या है, जिसको पॉजिटिव साइड दिखता है हमेशा, जो हमेशा आशावादी रहते हैं। पेसिमिस्ट आपके निराशावादी व्यक्ति होते हैं, जो हमेशा डाउन मतलब नेगेटिव वे में ही जाते रहते हैं। और थीस्ट आपका होगा ऐसा व्यक्ति जो आस्तिक होता है, वो थीस्ट कहलाएगा हमारा। तो एक एक करके ऑप्शन हम देख चुके हैं। दोबारा से आप बताइए ज़रा, इफ़ ए स्टूडेंट इज़ अनेबल टू लर्न अ टास्क बाय स्पेसिफाइड स्पेसिफिक मेथड एज देन एज अ टीचर यू शुड। एक ऐसा बच्चा है, इफ़ ए स्टूडेंट इज़ अनेबल टू लर्न, एक कोई भी बच्चा
जो सीख नहीं पा रहा है, अ टास्क बाई ए स्पेसिफिक मेथड, एक खास तरीके से अगर कोई टीचर उसको टास्क दे रहा है पर वो बच्चा उसको सीख नहीं पा रहा है, तो एज अ टीचर, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। 4 ऑप्शन है, आपको मस्ट सुटेबल ऑप्शन चूज करके बताने हैं यहाँ पे। टेल द स्टूडेंट दैट द टास्क इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, क्या आप बच्चे को बताएंगे कि ये टास्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर आप इग्नोर द स्टूडेंट एंड मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, बच्चे को नज़रअंदाज करके अगले टॉपिक पे चले जाएंगे। या फिर प्रमोट रूट लर्निंग, या आपको बताएंगे कि रूट लर्निंग आप करो बच्चे को, या फिर गिव सम एक्स्ट्रा टाइम टू हेल्प हिम लर्न द टास्क, या फिर क्या करेंगे आप कुछ एक्स्ट्रा टाइम देंगे बच्चे को कि आप उसको बेहतर तरीके से थोड़ी मोटिवेशन दे करके, थोड़ा अलग से एक्स्ट्रा टाइम दे करके आप उसको सिखा देंगे। क्या करेंगे चारों ऑप्शन में से, तो हम देख पा रहे हैं आप, इफ अ स्टूडेंट इज अनेबल टू लर्न अ टास्क बाय अ स्पेसिफिक मेथड, देन एज अ टीचर यू शुड गिव सम एक्स्ट्रा टाइम टू हेल्प हिम विथ लर्न द टास्क। तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं, चौथा ऑप्शन आपका सही है। द कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स, तो एक तरह का कस्टम है जिसमें बहुत सारी पत्नियां रखने का रिवाज होता है, उसको क्या कहेंगे ये पूछ रहा है आपका। तो इसको कहेंगे हम पॉलीगैमी कहते हैं। मिसोगैमी क्या होगा, मिसोगैमी होता है डिसलाइक ऑफ और ऑब्जर्वेंट ऑफ टू मैरिज, एक ऐसा व्यक्ति जो एवर्जन करता है मैरिज का, डिसलाइक करता है, वो मिसोगैमी होगी प्रोसेस। और मोनोगैमी क्या होगा, द फैक्ट और कस्टम ऑफ बीइंग मैरिड टू ओनली वन पर्सन एट अ पार्टिकुलर टाइम, तो इस तरह की एक रिवाज, इस तरह का एक कस्टम जिसमें किसी एक ही व्यक्ति से शादी करने की बात हो रही है, तो वो मोनोगैमी होगा। और बाईगैमी क्या होगी, द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू टू पीपल एट द सेम टाइम, दो व्यक्तियों से शादी करने की प्रथा क्या कहलाएगी, बाईगैमी कहलाएगी आपकी। और द कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स, जिसमें आपके बहुत सारी पत्नियां रखने का रिवाज हो, वो क्या कहलाएगा, वो पॉलीगैमी कहलाएगा। हु रोड द बुक विंग्स ऑफ फायर, तो किसने लिखी है विंग्स ऑफ फायर, ये आपको बताना है। मुल्क राजा आनंद ने लिखी है, या महात्मा गांधी ने लिखी है, या एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है, ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। तो ये आपकी विंग्स ऑफ फायर जो है ये हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। और 150 देखेंगे, आई एम श्योर दैट दे विल फाइट टूथ एंड नेल फॉर देयर राइट, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो पूरा क्या करेंगे, टूथ एंड नेल के साथ अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। तो अब क्या करना है आपको, टूथ एंड नेल का मतलब बताना है क्या है। तो द एक्सेप्टेबल मीनिंग ऑफ टूथ एंड नेल इज, तो विथ ऑल देयर माइट, अपने पूरे ताकत से शक्ति से लड़ना, या विदाउट एनी रीजन, बिना किसी कारण के लड़ना, या वेरी कावर्डली, बहुत ही कायरतापूर्वक लड़ना, या फियरफुली, बहुत ही भयमुक्त मतलब भय के साथ में लड़ना, है ना, डरते हुए लड़ना। तो यहाँ पे क्या कहोगा, आई एम श्योर दैट दे विल फाइट टूथ एंड नेल फॉर देयर राइट्स। तो ये चारों के आप ऑप्शन देख चुके हैं, इसमें सुटेबल ऑप्शन जो हमारा हो रहा है विथ ऑल देयर माइट्स, मतलब जितनी शक्ति है उसके साथ उन्होंने पूरी कोशिश की अपने अधिकार को पाने के लिए, उसको लड़ने के लिए। आई एम श्योर दैट दे विल फाइट टूथ एंड नेल फॉर देयर राइट्स, द एक्सेप्टेड मीनिंग ऑफ अ टूथ एंड नेल इज माइट विथ ऑल देयर माइट। तो ये हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सेशन पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। और मिलेंगे हम लोग दोबारा से एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में, तब तक अपना ध्यान रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।